जस्ट टू हैव अ क्विक रिकैप, कल हमने ये छोटी सी एप्लीकेशन लिखी थी और हमने कहा था कि व्हेन वी गिव इट एनी टू नंबर्स इट इज गोइंग टू ऐड देम डायरेक्टली, और पीछे हमने बेसिकली क्या किया है, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फील्ड होती है वो हमें स्ट्रिंग देती है, तो हम उसे पार्स कर सकते हैं किसमें, नंबर में। यहाँ तक कल हो चुका था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इफ आई रन द प्रोग्राम अगेन एंड दिस टाइम इफ आई गिव एनी इनपुट व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द प्रोग्राम, यानी मैंने स्ट्रिंग दे दिया और ये स्ट्रिंग पार्सेबल नहीं है, इस केस में उसने मुझे दिया NaN। सो नाउ दैट्स फाइन फॉर अस, फॉर द टेक्निकल यूजर्स। अगर आपने जावास्क्रिप्ट ना पढ़ी होती, जिसने हमारी वेबसाइट यूज करनी है उसको जावास्क्रिप्ट तो नहीं आती होगी, वो तो लेमैन होगा, आम पब्लिक होगी, उसको क्या पता NaN क्या है। अगर हम उसे समझा भी दें यार NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, हो गया, एक ही होता है। मतलब आपको किसी बंदे ने कैलकुलेटर बना के दिया है मोबाइल डिवाइस में, आप इसे ओपन करें और आप इसमें स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करें, पहली बात है ये आपको स्ट्रिंग लिखने ही नहीं देगा, ये आपको कैलकुलेटर में स्ट्रिंग लिखने ही नहीं देगा, ठीक है। यानी वो यहाँ पे अब हम ये पढ़ने लगे हैं जावास्क्रिप्ट में हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारी मर्जी का इनपुट ही दाखिल करें। अच्छा बिल फर्ज, अगर ये आपको स्ट्रिंग की इनपुट लिखने देता है, जैसे हमें लिखने देता है और फिर हमें एरर देता है, तो ये लेमैन के लिए इस तरह का एरर समझना मुश्किल होता है या उसको समझाना मुश्किल होता है। लेमैन को क्या चाहिए, एक रीडेबल मैसेज चाहिए, एक अंडरस्टैंडेबल मैसेज चाहिए, क्या कि प्लीज प्रोवाइड द नंबर एज एन इनपुट, स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर यूजर को ये यूजर रीडेबल मैसेज मिल जाए तो फिर उसके लिए काम आसान हो जाएगा ना, उसको पता लग जाएगा यार मैं नंबर नहीं दे सकता, मैं क्या मुझे आउटपुट तब मिलेगा जब मैं क्या दूंगा, नंबर दूंगा, सॉरी मैं स्ट्रिंग नहीं दे सकता, मुझे मेरी मर्जी का आउटपुट तब मिलेगा जब मैं, तो यूं हम यूजर को क्या दिखाएंगे, NaN नहीं दिखाएंगे, बल्कि यूजर को क्या दिखाएंगे, एक मैसेज दिखाएंगे जो यूजर रीडेबल भी है और यूजर अंडरस्टैंडेबल भी। हियर कम्स अनदर थिंग इनटू प्ले कि मैं यहाँ पे देखें वो मुझे मैसेज कहाँ मिलता है NaN का, यहाँ मिलता है ना, और किस वजह से मिलता है कि वो इसको पार्स करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको पार्स करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों को फिर ऐड कर रहे हैं, तो ना उसको ये इसको भी पार्स नहीं कर पा रहा और इसको भी पार्स नहीं कर पा रहा, तो रीजन पता है, पार्सिंग के अंदर है। समझ आ गई बात। तो अगर मैं, अच्छा इससे भी पहले एक बात सुन लें, हमने कहा था CSS में जब कोई CSS का स्टाइल बाद में आता है तो वो पहले वाले स्टाइल को क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। कल मैंने वेरिएबल की डेफिनेशन ये पढ़ाई थी कि वेरिएबल इज अ कंटेनर, ठीक। अब एक कंटेनर में पहले से एक चीज पड़ी हुई है, आप ऊपर से दूसरी चीज भी डाल दे, उसमें जगह ही एक की है, तो क्या होगा, नहीं डल सकती ना, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज उसमें पड़ी हुई है। तो फिर हल क्या है कि पहले जो एग्जिस्टिंग चीज है उसे हटा लें, उसमें खाली कर दें कंटेनर को और फिर दूसरी चीज उसमें डाल दें, जगह बनेगी। जावास्क्रिप्ट में जब भी किसी वेरिएबल में ऑलरेडी कोई चीज पड़ी हुई हो, वेरिएबल में कोई चीज कैसे डालते हैं, सिर्फ इक्वल टू के साथ असाइन कर देते हैं ना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूजर से लिए गए नंबर को असाइन कर रहा हूँ किसमें, ए में। अगर मैं इस लाइन के बाद आके दोबारा ये कर दूं a इक्वल्स टू 90, ए में पहले से एक चीज पड़ी हुई थी, अगली लाइन में आके ए में दोबारा असाइन कर रहा हूँ, तो ये काम पहले से पड़ी हुई वैल्यू को क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। तो किसी भी वेरिएबल में अगर आप एक से ज्यादा असाइनमेंट्स करते हैं, असाइनमेंट का मतलब किसी वैल्यू को उठा के उसमें डालते हैं, तो जो पहली वाली वैल्यू होगी उसमें से वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। समझ आ गई बात। तो अब अगर यहाँ ए को कंसिडर करूंगा तो ए की वैल्यू क्या कंसिडर करेगा, वो वाली नहीं कंसिडर करेगा जो यूजर ने दी है, बल्कि क्या कंसिडर करेगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये लाइन बाद में आ रही है। समझ आई बात। यही काम मैं करने लगा हूं, इसको थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं। मैं चाहता हूं जी कि मैं इस लाइन का तो पता है पार्स इंट ए, और मैं इसको कह रहा हूं जी कि ए इज इक्वल टू दिस है। इसके कि मैं ये काम कर सकता था कि मैं यहां लिखता पार सी, और पार्सिंग करके जो रिजल्ट आए उसको कहां डाल दो, सी में डाल दो, ठीक है। मैंने जगह भी तो बचानी है ना, ये काम बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे ए की दोनों वैल्यूज चाहिए, यानी ए की स्ट्रिंग वैल्यू भी हो और पार्सिंग करने के बाद उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी हो। मुझे तो क्या चाहिए, न्यूमेरिक ही चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, बजाय इसको तीसरे वेरिएबल में रखने के,
मैंने कहा जी ठीक है, आप पहले हमेशा याद रखिएगा जब भी इक्वल टू आए तो इक्वल टू के राइट साइड वाली वैल्यू या एक्सप्रेशन पहले एवेल्युएट होगा और फिर वो लेफ्ट साइड पे असाइन होगा। ठीक, तो यहाँ ये लाइन ये कह रही है मुझे कि जो यूजर से एक इनपुट लिया और उसने असाइन कर दिया किसको, ए को। जब यहाँ पे आया तो पहले राइट साइड चलेगी, ए को उसने क्या कर दिया, पार्स, और दोबारा असाइन कर दिया किसको, ए को। तो ए में जो पहले वैल्यू पड़ी हुई थी वो ओवरराइट हो जाएगी। ए की जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेसिकली पार्स्ड वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू। गॉट द पॉइंट? सेम इज यानी हालांकि मैं यहाँ सी कर सकता था एक तीसरा वेरिएबल, उस केस में क्या करता, मैं मेमोरी को ज्यादा यूटिलाइज कर रहा हूँ अननेसेसरीली। मेमोरी एक कीमती रिसोर्स है, आपने उसकी बचत करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ अभी बच्चियां बैठी हुई हैं 3, ये बच्चियां उठ के चली जाती हैं क्लास से, और इसके बाद अगली क्लास आती है तो मैं कहूँ नहीं नहीं ये बच्चियों की जगह, यहाँ आप में से कोई नहीं बैठ सकता, कोई खाली जगह पड़ी हुई है, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वेस्टिंग दी अदर स्पेस, अगर एक अवेलेबल स्पेस है तो वहीं उसी को यूटिलाइज करें ना। तो खैर, अब मैं यहाँ पे यही काम करूंगा, इसको भी मैं उठाऊंगा और यहाँ पे मैं रख के इसको भी b इक्वल्स टू दिस। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली a प्लस b। थोड़ा सा आसान काम हो गया, बात समझ आ गई है? अब अगर मैं ये काम यहां करने के बजाय एक और काम कर दूं, फॉर रिजल्ट, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल का नेम होता है, ठीक है, जो वार के साथ या लेट के साथ ये कॉन्स्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है आपको पता है, कंटेनर, उसका नाम तो आपकी मर्जी का हो सकता है। तो मैंने कहा जी रिजल्ट, और यहाँ पे नीचे आए और लिखे रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस b। ये जरा ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक। और फिर क्या कहें, इस रिजल्ट को उठा के इधर डाल। मैंने कहा इक्वल टू जब भी आता है किसी भी एक्सप्रेशन में तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पहले एवेलुएट होती है, उसका जो रिजल्ट बनता है वो उठ के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल में असाइन होता है। यहाँ तक किसी को मसला है तो बता दे, बड़ी बेसिक चीजें, ठीक है। अब ये काम किया क्यों मैंने, आप कहेंगे जी आप अगर आउटपुट चलाएं तो बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा जैसे पहले आ रहा था। अगर मैंने 45 दिया, वंस अगेन 45 दिया, तो 90 रिजल्ट आ गया। आप कहेंगे जी इसमें कौन सी फनकारी है, ये तो पहले भी यही काम हो रहा था। लेकिन अब जरा मसला सुनिएगा क्यों ये किया। अब अगर मैं कोई भी ऐसी इनपुट दूं जो मेरे फंक्शन के लिए कैलकुलेटेबल नहीं है तो क्या करूंगा, लेट्स सी। अब मैं ये रिजल्ट पे चेक करूंगा, एन स्क्रीन पे क्या चीज डिस्प्ले कर रही है, अलर्ट डिस्प्ले कर रही है ना, और किसको डिस्प्ले कर रही है, रिजल्ट्स को। अगर दो नंबर होंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, दोनों की कैलकुलेशन का रिजल्ट, और अगर नंबर नहीं होंगे तो क्या आएगा, एन। इसका मतलब है मस्ती कहाँ पे आ रही है, सारी रिजल्ट पे आ रही है। और वजह किस वजह से आ रही है, ऊपर वाले पार्सेंट की वजह से। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना आप, जितनी भी लाइनें लिखते हैं वो वन बाय वन चलती हैं और सीक्वेंस में चलती हैं। जो लाइन पहले आती है वो पहले चलती है, जो उसके बाद आती है उसके बाद चलती है, एंड देन इसी सीक्वेंस से वो आगे चलती रहती है। अब मुझे यूजर को एक मैसेज दिखाना है तो मैं यहाँ पे ना एक नई चीज बताने लगा हूँ आपको। इफ, इफ क्या है, नॉर्मली हमारे पास लेट सपोज 10 लाइनें कोड की और वो 10 लाइनें सीक्वेंस में चलेंगी, ठीक है। अगर कभी हमारी ये रिक्वायरमेंट हो कि यार हमने उस सीक्वेंस को ब्रेक करना है, किस सीक्वेंस को, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को। और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चलना। जो लाइन पहले आती है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो उसके बाद आती है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। जहां पे हमें इसका सीक्वेंस तोड़ना हो या किसी भी एक स्टेटमेंट को किसी कंडीशन पे डिपेंड करवाना हो, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं यार कि ये वाली लाइन तब चले, ये वाली लाइन तब चले, यानी रिजल्ट शो ही तब करे जब मेरे पास नंबर रिजल्ट हो। जब नंबर रिजल्ट ना हो तो ये वाली लाइन ना चले। समझ आ गई ये बात या नहीं आई? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ एक कंडीशन बना लूं कि अगर रिजल्ट में आने वाली वैल्यू NaN है तो फिर यूजर को एक रीडेबल मैसेज दे दो कि प्लीज प्रोवाइड अ नंबर। और अगर रिजल्ट में आने वाली वैल्यू NaN नहीं है तो फिर रिजल्ट दिखा दो। बात समझ आई नहीं आई?
तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ जी कि मेरे पास रिजल्ट में जाके चेक करो, अभी शायद गलती आई लेकिन आपने सिर्फ फ्लो पे फोकस करना है, आउटपुट पे फिलहाल फोकस नहीं करना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। मैंने कहा जी कि अगर रिजल्ट में NaN आए, मैंने ये क्या लिखा, अगर रिजल्ट बराबर है किसके, अब मैंने ये दो इक्वल्स लिखे हैं, जरा इसकी फिलॉसफी भी समझ लें। जब मैं एक इक्वल लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, असाइनमेंट, कि आप एक वैल्यू वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, जब दो चीजों को कंपेयर करना हो तो आप एक इक्वल के बजाय क्या लिखते हैं, दो इक्वल। दैट्स द सिंपल रॉकेट साइंस। ठीक समझ आ गई। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं कि यार ये जो रिजल्ट है, क्या इस रिजल्ट में आने वाली वैल्यू NaN है, अगर ये इसमें भी NaN है तो NaN के बराबर हो जाएगा ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अच्छा एक बात और सुनिएगा, कल मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, कौन कौन से थे, गुड। दूसरा बताया था रिलेशनल एक्सप्रेशन, कौन कौन से थे, एनी एक्सप्रेशन जिसमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज हो, लेस देन का सिंबल यूज हो। अब मुझे ये बताएं कि वो सिंबल यही है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कंप्यूटर में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू को एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू ये लिखते हैं, ठीक, और इक्वल टू को क्या लिखते हैं, टू टाइम्स इक्वल। अब मुझे बताएं कि इन तमाम के जवाब क्या आएंगे, अगर मैं ये कहूं 45 इज लेस देन 12, अगर मैं कहूं जी 47 इज लेस देन दिस, अगर मैं ये कहूं 12 इज 12, अगर मैं ये कहूं 15 इज 45, अगर मैं कहूं 5 4, अगर मैं कहूं 5 5, तो मुझे बताएं कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है। जितने भी रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनका जवाब दो में से एक पॉसिबिलिटी होती है, ट्रू या फॉल्स। उसी ट्रू फॉल्स को बाज़ का 0 1 कहा जाता है, 0 मींस फॉल्स, 1 मींस ट्रू। समझ आ गई बात। तो जब भी कहीं रिलेशनल एक्सप्रेशन आए, उसका जवाब हमेशा क्या होगा, या यस में होगा या, तो मुझे बताएं पहले एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, 45 इज ग्रेटर देन 12, ऑब्वियसली 45 12 से बड़ा होता है, तो रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरे एक्सप्रेशन का जवाब क्या है, 47 इज लेस देन 65, ट्रू। अगर मैं ये कर दूं तो 47 इज लेस देन, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू। इसका रिजल्ट क्या होगा, 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ट्रू। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन है, या बराबर हो या बड़ा हो, तो दिस इज गोइंग टू बी, इसका क्या है, 15 इज लेस देन और इक्वल टू 45, 15 इज लेस देन और इक्वल टू 45, ये फॉल्स है ट्रू है। तो 15 45 तो छोटा नहीं होता, पंजाबी समझ होती तो पंजाबी गल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। समझ आई बात, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। 5 इज नॉट इक्वल टू 4, ट्रू, क्योंकि 5 4 के इक्वल नहीं होता, तो कंडीशन ट्रू है ना, रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। और 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी। ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है ना, जो अपना जवाब या यस या नो में दें, इनको हम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, बस दैट्स इट। समझ आ गई बात। अब मुझे ये बताएं कि जब भी आप इफ लिखते हैं ना, इफ या एल्स या इफ एल्स, आप हमेशा इसकी ब्रैकेट में क्या देते हैं, कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो अब मैं लफ्ज रिलेशनल एक्सप्रेशन चेंज करके कंडीशन बोल सकता हूँ, कंडीशन बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशन ही होता है। ये अपना जवाब किस में देगा, या ट्रू में या फॉल्स में। समझ आई बात। तो इफ के बाद आप फौरन ये करली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और एक ब्लॉक बना देते हैं, इसको हम कहते हैं इफ ब्लॉक। क्या बनाते हैं, अब इन करली ब्रैकेट्स में जो कुछ भी आप लिखेंगे, जो स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, वो तब चलेंगी जब ये कंडीशन क्या होगी, जब ये ट्रू नहीं होगी तो ये ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। बात समझ आ गई। अब जरा मैं ये लाइन उठा के यहां रखता हूं
कुछ थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज आ सकती है, लेकिन आपने सिर्फ फ्लो पे यकीन रखना है। फिलहाल मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अब ये जरा गौर से देखिएगा, अगर रिजल्ट में NaN होगा फिर ये चलेगा, और अगर NaN नहीं होगा तो फिर ये नहीं चलेगा। तो लेट्स सी, मैं सिर्फ फिलहाल ना ये करता हूं इसको, इनसाइड इफ ब्लॉक। ब्लॉक समझे ना, ये ओपन करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसको ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड इफ ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर ये लाइन चली तो हम ये समझेंगे कि ये कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, इसीलिए चली, और अगर ये ना चली तो इसका मतलब वो कंडीशन फॉल्स थी। बात समझ आ गई है? जरा लेट्स सी, मैंने लिखा जी 56 और मैंने फिर लिखा जी 56, नहीं आया। कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि अच्छा अभी कुछ नहीं आया, ठीक है, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि इनसाइड इफ ब्लॉक पे कब जाना था, जब कंडीशन, तो अभी ट्रू नहीं हुई। अब जरा दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं। मैंने ये किया और फिर मैंने ये किया और उसने फिर भी वो काम नहीं किया, एंड दिस इज दैट अबनॉर्मल बिहेवियर। मैंने कहा था कि आपको छोटी सी गलती मिल सकती है या नजर आएगी, ठीक समझ आ गई बात? सिर्फ फ्लो पे यकीन रखना है। तो इस केस में हमारी वो कंडीशन चेक ही नहीं हो रही, या अगर चेक हो रही है तो दोनों केसेस में वो क्या रिटर्न कर रही है, फॉल्स। क्या रिटर्न कर रही है, फॉल्स। समझ आ गई बात? अब जरा इसकी करेक्शन की तरफ आए। मैं इस कंडीशन को ये देने के बजाय, हमने कहा ना जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस पहले से लिखे लिखे पड़े हैं। जावास्क्रिप्ट में जैसे पार्स इंट एक फंक्शन है ना, वैसे ही एक और फंक्शन है, पहले अलग से देख लें इसको। इस फंक्शन का नाम है is NaN। अब NaN का तो आपको पता है ना, और is NaN आपको पता है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए तो सवाल बन जाता है ना, is NaN, क्या ये NaN है? तो जब आप किसी से सवाल पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट में, तो आपको पता है उसका जवाब भी यस या नो में होता है। इज इट ट्रेनिंग आउटसाइड? तो इसका जवाब क्या है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा सारी नहीं, इसका जवाब यस या नो में है। मैंने पूछा इज इट ट्रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते थोड़ी थोड़ी हो रही है, आप कह रहे हैं ये हो रही है या नहीं हो रही। खैर बात को छोड़े, इज NaN का मतलब ये है कि ये भी फंक्शन है। तो फंक्शन की निशानी क्या है, फंक्शन कॉल की निशानी। इसके फौरन बाद क्या आना चाहिए, जब भी मैं फंक्शन कॉल करूं तो आपको खुद ही समझ जाए। अब इसके अंदर क्या आना चाहिए, पैरामीटर। इसके अंदर पैरामीटर वो वैल्यू पास करेंगे जिस वैल्यू के बारे में आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये NaN है या नहीं है। समझ आ गई बात? तो हम किसको चेक करेंगे यहाँ पे, इज NaN किसका चेक करेंगे, रिजल्ट का। ये देखेंगे कि ये रिजल्ट जो है ये NaN है या, ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने कहा जी कि इफ के अंदर आए और लिखें इज NaN, और इसके अंदर क्या पास कर दें, रिजल्ट। अभी जो इज NaN है ना, ये जो समझे कि फंक्शन है उसके अंदर खुद ही कंडीशन लगी हुई है, ये सिर्फ चेक करके बताएगा कि रिजल्ट नॉट अ नंबर है या नहीं है। अगर रिजल्ट NaN है तो ये क्या रिटर्न करेगा, पूरा फंक्शन ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। बात समझ आ गई, सबको क्लियर है? लेट्स सी नाउ, हमें दोनों में से किसी एक सूरत में क्या मिलना चाहिए, इनसाइड द इफ ब्लॉक, जो हमने हार्ड कोड किया है, ठीक है। मैं पहले नंबर देता हूँ 34 23, नथिंग हैपेंस। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ दिस एंड दिस, ठीक। अब जब मैंने दोनों स्ट्रिंग्स लिखी तो दोनों जब ऐड हुई, पार्स होके ऐड होने की कोशिश की उन्होंने, तो उसको क्या मिला, NaN। तो रिजल्ट में क्या चला गया, NaN। अब जरा यहां से देखिएगा, उसने कहा जी इज रिजल्ट NaN, क्या रिजल्ट NaN है, तो था ना, तो उसने ओवरऑल इस सारे को क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। जब ये ट्रू हुआ तो कंट्रोल अंदर आ गया। बात समझ आ गई है? इफ ब्लॉक समझ आ गया आपको? इफ ब्लॉक तब लगाया जाता है जब आपको
कोई भी स्टेटमेंट कंडीशनली रन करवानी हो, किसी शर्त पे रन करवानी हो कि यार ये वाली स्टेटमेंट या ये वाला ब्लॉक तब एग्जीक्यूट करना है जब ये शर्त पूरी हो जाए, तो अब मैंने शर्त क्या लगाई है कि अगर रिजल्ट में NaN आए तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, और अगर NaN ना आए तो अभी वो कुछ नहीं कर रहा, नथिंग। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ लगा दूंगा जी एल्स। अगर ऐसा ना हो तो ये याद रखिएगा कि इफ और एल्स अक्सर ये दोनों ब्लॉक इकट्ठे लगते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला इग्नोर हो जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ वाला इग्नोर हो जाएगा और एल्स वाला चलेगा। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनको कहते हैं इफ ब्लॉक और ये कहते हैं एल्स ब्लॉक। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर ये NaN है तो मैं इनसाइड इफ ब्लॉक की जगह यहाँ एरर ना दे दूं? ठीक है, यूजर को मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, वी नीड अ नंबर टू ऐड, या सिंपली ये लिख दें जैसे आप अक्सर एरर लिखते हैं, सॉरी आई कैंट ऐड थिंग्स। से किसी ने सवाल किया था कब डबल कोट्स यूज करते हैं, कब सिंगल कोट्स यूज करते हैं, जवाब आ गया था कि मुझे कैंट वाला जो अपॉस्ट्रोफी है ना वो यूज करना था, तो अब मुझे बायर वाला क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स, क्योंकि मैं सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए सारे जवाब इकट्ठे नहीं दिए जाते, कि वो सिचुएशन अराइज होने दें फिर कुछ जवाब दिए जाएं तो ज्यादा मुनासिब होता है। फिर हो गया, तो कब सिंगल कोट कब डबल कोट, नॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जब मर्जी सिंगल कोट जब मर्जी डबल कोट। अच्छा, इसमें एक और वेरिएशन भी है बैक टिक्स वाली, वो बाद में बताऊंगा जब सिचुएशन है। तो अब जब NaN होगा तो क्या कहेगा, सॉरी आई कांट ऐड स्ट्रिंग्स, प्लीज प्रोवाइड नंबर्स, और एल्स रिजल्ट को अलर्ट कर दे। फिर लेट्स सी, और बल्कि इसको भी यूं कर दें, बस क्या करेगा, एक स्ट्रिंग और एक नंबर दोनों को क्या कर देगा, कॉन्कैटिनेट। ठीक है, so now if I try to add 56 plus 56, that is going to say the answer is 112, no error, clear। लेकिन अब अगर मैं उल्टा काम करने की कोशिश करूंगा, आई एम एडिंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग, दिस वो क्या कह रहा है, सॉरी आई कांट ऐड स्ट्रिंग्स, प्लीज प्रोवाइड नंबर्स। तो इफ एल्स ब्लॉक को समझाने के लिए ना लोग बहुत सारी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। तो मैंने इंटेंशनली पहले एक सिनेरियो क्रिएट किया, उस सिनेरियो के बारे में फिर आपको 3-4 चीजें समझा दी। पहली चीज, रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशंस ऑलवेज इवैल्यूएट टू गिव वन ऑफ द टू पॉसिबल आंसर्स, आइदर यस और नो, या ट्रू और फॉल्स। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी, उसी रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम कंडीशन कहते हैं। चौथी चीज, इफ ब्लॉक क्या होता है और एल्स ब्लॉक क्या होता है। पांचवी चीज, किसी भी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कंडीशनली कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। बात समझ आ गई है? तो अब आपका ये छोटा सा कैलकुलेटर बन गया परफेक्ट। अब जो जिस किस्म की शरारत करेगा उसको पता होगा भाई ये काम नहीं करो, गैर मुनासिब। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली यूजर इस चीज को समझता है। आपने जब कभी मोबाइल ऐप यूज की हो, किसी ऐप में कोई एरर हो, तो आपको कभी इस तरह के एम्बिगुअस आंसर देता है, नॉट अ नंबर, स्टॉप यूजिंग मी, समथिंग वेंट रॉन्ग। सबसे बुरा एरर होता है समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कोई इंफॉर्मेशन ना दे। नॉर्मली एरर्स शुड बी एक्सप्लिसिट, रीडेबल, इंफॉर्मेटिव, ताकि यूजर को पता लग सके यार ये इशू है। तो बाज़ औक़ात ऐप्स में लिखा होता है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज रीस्टार्ट द ऐप। दिस इज अ क्लियर मैसेज, वो बता रहा है यार कि मुझे भी नहीं समझ क्या हो गया, लेकिन आप एकदम रीस्टार्ट करेंगे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखा ओ आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग, बंदा बैठ के देख रहा है भाई क्यों स्टॉप्ड वर्किंग,
आप एक गेम खेल रहे हैं और आप गेम के आखिरी लेवल पे पहुंच गए और आप किसी से जीतने के करीब हैं और आपकी 10,000 की शर्त लगी हुई है और गेम एंड में जाके समथिंग वेंट रॉन्ग, हैं? भाई हुआ क्या, बताओ तो सही। एरर्स आर वेरी कॉमन इन एप्लीकेशंस, लेकिन एरर्स शुड नॉट बी एम्बिगुअस, शुड बी क्लियरली इंफॉर्मेटिव। फिर प्रॉपर मैसेज क्या होना चाहिए गेम का? समथिंग वेंट रॉन्ग, यू कैन स्टॉप द गेम एंड स्टार्ट इट अगेन, यू विल नॉट लूज योर स्कोर्स। दैट्स द क्लियर मैसेज। फिर बंदा, उसका हार्ट अटैक नहीं होगा उसको, मैं 10,000 पे हारने वाला हूँ यार, मैं लास्ट लेवल पे था, गेम जीतने वाला था, उधर मतलब चार्जिंग खत्म हो गई या कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया। एरर्स आर कॉमन, लेकिन यूजर को क्लियर मैसेज दें ताकि बेचारे को हार्ट अटैक ना हो। ठीक है। इसी तरह फेसबुक अक्सर चलते चलते बंद हो जाती है, तो बल्कि बंद नहीं होती, वो कहते हैं समथिंग स्टॉप्ड वर्किंग। दो ऑप्शंस होते हैं, वेट और किल। कभी देखा है वेब पेज पे, किसी वेब ब्राउजर पे कोई एप्लीकेशन यूज करते करते अगर वो स्टॉप हो जाए तो उस पर दो ऑप्शन देता है, वेट करें यानी कुछ अरसे कुछ टाइम तक ठहर जाए, सबर करें, और अगर नहीं सबर कर सकते बहुत जल्दी में तो किल कर दें। यूजर को क्लियर मैसेज देना है, दिस इज समथिंग इफ एल्स ब्लॉक, बड़े काम की चीज है हर जगह। तो एरर्स आर कॉमन। यूजर को आप समझा तो नहीं सकते ना, अल्लाह दवा नंबर ही पाई यार, मेरी इज्जत रख लें, तो स्ट्रिंग ना पाई किसी के सामने। भाई यूजर ले मैंने उसकी जो मर्जी करे। बीइंग अ प्रोग्रामर, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू टैकल एंड टू हैंडल एवरीथिंग एट द प्रोग्राम लेवल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? इफ ब्लॉक भी समझ आ गया, एल्स ब्लॉक भी समझ आ गया। तो अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसका एक छोटा सा टास्क भी है। हाँ? अच्छा अभी नहीं, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं देते। तो